So today we are having UGVCL Junior Engineer Electrical paper of 2014. So we're going to solve it today, the technical part of electrical engineering. So 4 poles 50 hertz induction motor is given and rotor resistance zero point 0.3 ohms is given and standstill reactance 1.2 ohm भी दिया हुआ है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क की हमको वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो हमको उसके लिए दैट मीन्स एन आर हमको निकालना है. एन आर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम रोटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है. रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्लिप इंटू रिएक्टेंस. दैट मीन्स हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, स्लिप इज इक्वल्स टू रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस. सो हमको यहाँ से स्लिप मिल जाएगी. देन स्लिप का हमको नॉर्मल सा एन एस का फॉर्मूला मालूम है 120 एफ बाई पी. देन हम एन एस निकाल लेंगे. एन एस के बाद हम स्लिप के ओरिजिनल फॉर्मूले में रखेंगे एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस. उससे हमको एन आर मिल जाएगा एंड दैट इज द आंसर. बेसिकली द बूस्टर्स आर ट्रांसफॉर्मर. पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय लॉसेस. पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो लीस्ट इफेक्ट होती है लॉसेस से. कोरोना इज लाइकली टू अकर इन ट्रांसमिशन लाइन. In induction motor, the length of air gap is kept as small as possible in order to have high power factor because air gap is inversely proportional to power factor. अगर हम एयर गैप को ज़्यादा रखेंगे तो हमको मैकेनिकल फिजिबिलिटी है उससे उसका फ़ायदा होगा. दैट इज़ बेटर कूलिंग, रिडक्शन इन पल्सेशन लॉसेस, रिडक्शन इन अनबैलेंस मैग्नेटिक पोल. बट अगर हम पावर फैक्टर को ज़्यादा रखेंगे तो हमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज इन ओवर वोल्टेज कैपेसिटी. पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटिंग. सो उनकी रेटिंग क्या होती है? तो उनकी रेटिंग MVA में होती है और वो भी 200 MVA से ज़्यादा की अगर रेटिंग हो तो वो पावर ट्रांसफॉर्मर कहलाता है. एल्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन MVA में है ही नहीं. टैप चेंजिंग फैसिलिटीज जनरली प्रोवाइडेड ऑन पावर ट्रांसफॉर्मर ऑब्वियसली बिकॉज उसी में हम टैप चेंज कर सकते हैं और हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, कम आउटपुट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर फिजिबिलिटी. एंड स्पेसिफिकली इट इज़ टैप चेंजिंग इज प्रोवाइडेड ऑन सेकेंडरी side of the transformer. Which of the following are integrating instruments? So ampere, hour and watt hour meter. ये बहुत बार पूछा गया है. Which of the following are integrating instruments? Ampere, hour and watt hour meter. Which of the following limit is the output of rotating electrical machine? So which of the following limits the output of rotating? So temperature rise because some size of machine, peripheral velocity नहीं. टेम्परेचर राइज जो है वो ही एक ऐसा है इन ऑप्शन में से जो हैम्पर कर सकता है हमारे आउटपुट को. अ लार्ज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इंडिकेट्स अ गुड पावर फैक्टर. जहाँ ISC की अगर वैल्यू ज़्यादा हुई तो हम ये बता सकते हैं कि पावर फैक्टर गुड है. या फिर IM मैग्नेटाइजिंग करंट अगर ज़्यादा हुआ तो हम बता सकते हैं कि पावर फैक्टर बहुत गुड है. ठीक है. अ पोटेंशियोमीटर मे बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द अबव बिकॉज हम उससे का करंट भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी एंड कैलिब्रेशन ऑफ बोथ. ओके. एन एमीटर इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये कैसे मालूम चला? तो ये टेबल है. इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स. वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट एंड सेकेंडरी डायरेक्ट. सेकेंडरी. सो सेकेंडरी में अगेन दो टाइप्स होते हैं: डिफ्लेक्शन, नॉन डिफ्लेक्टिंग. नॉन डिफ्लेक्शन में डेड वेट गेज जाएगा और डिफ्लेक्शन में 3 टाइप होते हैं: इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग में जो मेमोरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होंगे इंटीग्रेटिंग, वॉट आवर मीटर, एंड इंडिकेटिंग, एम्पियर वोल्ट मीटर सब. ठीक है. सो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है एम मीटर इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. एम मीटर इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. ओके, बिकॉज इट कम्स अंडर सेकेंडरी डायरेक्ट. द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर इज टू बाईपास द करंट. ऑब्वियसली. और हम एमीटर के अंदर जो हमारा शंट रेजिस्टेंस होता है वो हम इतना चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं ताकि जिससे कि जो भी करंट जो फ्लो हो रहा है वो शंट में से न जाकर एमीटर में जाए. शंट का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली एमीटर से जाएगा और जितना ज़्यादा करंट एमीटर से जाएगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू हमको एमीटर शो करेगा. The initial response when the output is not equal to the input is called transient response. Obviously जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं, जब वो रेगुलेटेड अगर 2 या 3 की स्पीड पे होता है तो एकदम से 2 या 3 की स्पीड पे नहीं आता, उसको आने में टाइम लगता है. तो जो पीरियड होता है 2 या 3 की स्पीड पे आने का, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ऐसे ही हम सिमिलरली हम AC का एग्जाम्पल ले सकते हैं. डैश सिग्नल will become 0 when the feedback signal and reference signals are equal. So actuating signal. The output of a stepper motor is in both form linear and angular movement.
Dash has least range of speed control. Synchronous motor. Why? Because synchronous motor is run on constant speed irrespective of load. Dash method can bring the locomotive to dead end. Plugging braking. अब braking कैसे? So electrical braking are of three types: regenerative, plugging and dynamic. Dynamic को हम rheostatic भी कहते हैं. रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि हम हमारा जो मोटर है वो जनरेटर की तरह एक्ट करने लगता है और वो करंट है जो वो लोड से सोर्स की तरफ पास करने लगता है, जिससे कि क्या होता है, करंट लोड में जाता नहीं है और इवेंचुअली हमारी जो भी इक्विपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। और वो ये ट्रेन्स में यूज़ होता है बिकॉज उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। प्लगिंग में क्या होता है, दो फेज़ को चेंज कर देते हैं, थ्री फेज़ में से दो फेज़ को चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली हमारा स्पीड कंट्रोल में हो जाएगा। एंड रियोस्टेटिक में क्या होता है कि हम पैरेलल में उसका एक लोड लग जाता है, एक रियोस्टेट लगा देते हैं उसको पैरेलल में, जिससे कि क्या होता है करंट वो पूरा है ना वो रियोस्टेटिक डिवाइस जो है, रियोस्टेट जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें करंट लोड से सोर्स की तरफ नहीं जाता है, सो ये थोड़ा इनएफिशिएंट है। Dash method has leading power factor. Dielectric heating. Dielectric heating has leading power factor. हीटिंग की बात चल रही है, सो इलेक्ट्रिकल हीटिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, पावर फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी। पावर फ्रिक्वेंसी में रेजिस्टेंस, आर्क, हाई फ्रिक्वेंसी में इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक एंड इंफ्रारेड। रेजिस्टेंस एंड आर्क अगेन क्लासिफाइड टू डायरेक्ट इंडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एंड इंडक्शन में डायरेक्ट इंडायरेक्ट एंड डाइलेक्ट्रिक एंड इंफ्रारेड का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बॉयलर। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, ओवंस, ठीक है। और डायरेक्ट इंडक्शन तो इंडक्शन फर्नेस, एडी करंट एंड हीटर एक्सेट्रा। डैश वेल्डिंग इज नॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। कार्बन आर्क, वाई? बिकॉज कार्बन आर्क वेल्डिंग है ये, आर्क ऑलरेडी देर इज आर्क ऑलरेडी इन इट्स ओन नेम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, गैस, रेजिस्टेंस, आर्क, थर्मिट, सॉलिड स्टेट, न्यूअर। सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आते हैं बट, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन एंड प्रिकर्शन। आर्क में आती है कार्बन आर्क, मेटल, ग्रास मेटल, गैस टंक्शन, एटॉमिक हाइड्रोजन प्लाज्मा, सबमर्ज्ड, फ्लक्स कोड एंड इलेक्ट्रोस्लैग। सो कार्बन आर्क is already under arc welding, electrical arc welding. Okay. फिलामेंट लैम्प ऑपरेट नॉर्मली एट द पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी। ये याद रखना, फिलामेंट लैम्प जो होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है। तो बाइनरी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 13 डेसिमल 13 है, तो हम कैसे करेंगे, एक तो हम फोर बिट में इसको प्लेस करेंगे, तो 4 बिट में 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, एंड देन हम इसको प्लेस करेंगे तो सबसे पहले हम लार्जर बिट को फिल करेंगे, तो 8 और 4 12 हो गया। अब 13 चाहिए तो 1 को ऐड करना है, तो 0 और 1, तो 1 1 0 1। For measuring a very high resistance, we should use Megger. Why? Because Megger is already used to measure the insulation resistance of any cable, and that is the reason why we use Megger to measure very high resistance. A power factor meter has no spring control, no spring control spring. Power factor meter में control spring नहीं होती है, ठीक है। Instrument transformers are potential transformers and current transformers. Instrument here means measuring instrument. So वो CTPT. Power transformer तो obviously वो एक device है, as it is not an instrument, measuring instrument. Systematic errors are all of the above: instrumental error, environmental error, and observational error. Why? Because errors are of three types: gross error, systematic, and random. रैंडम, कभी वैल्यू आ रही, कभी नहीं आ रही, कभी दूसरी आ रही, कभी ये आ रही, कभी वो आ रही, दैट इज रैंडम। एंड रैंडम मतलब रैंडम, ठीक है। ग्रॉस एरर मिस्टेक इन रीडिंग और कैलकुलेशन, ये ह्यूमन एरर में आता है, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर में 3 आते हैं: ऑब्जर्वेशनल, एनवायरमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल। तो हम सिस्टमेटिक एरर को कैसे याद रखेंगे, आई मीन एरर्स को हम कैसे याद रखेंगे, टोटल 3 एरर, GSR हमारे एक फैकल्टी का नाम था। सो ग्रॉस, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। For measurement of inductance having high value, we should use हाई वैल्यू इंडक्टेंस की बात चल रही है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस पे आ जाते हैं हम। इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 ब्रिज होते हैं। मैक्सवेल ब्रिज मीडियम के लिए होता है, M फॉर M। मीडियम के लिए हम मैक्सवेल ब्रिज को यूज़ करते हैं, जिसका हेनरी 1 to 10 हेनरी के बीच में इसकी रेटिंग होगी, तो हम उसको मेजर करेंगे।
हाई इंडक्टेंस के लिए हम हेज ब्रिज यूज करते हैं, एच फॉर एच, ठीक है। ओन्स ब्रिज को हम इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं, और एंडरसन ब्रिज ए सबसे पहला अल्फाबेट है, सो स्मॉल स्मॉल इंडक्टेंस के लिए। वेन्स ब्रिज आर यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी बट इट इज नॉट यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी इन द सर्किट where harmonics are present. Okay, so all right, so we will cover the next questions in the next video. The video is already of 10 minutes now, so I don't want to make long videos, so I will going to upload soon. Thank you so much.